Hello everyone, very good afternoon. Is this audible and visible? Hello everyone. Yeah, I'm fine. How are you guys? आज अपन देखेंगे शेयर स्ट्रेंथ का जो सेकंड पार्ट था। मैं बताया था शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए मेरे पास टोटल 4 टेस्ट रहते हैं। एक होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, एक होता है आपका ट्राइक्सियल टेस्ट, एक होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और एक होता है आपका वेन शेयर टेस्ट। मैं आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको ट्राइक्सियल टेस्ट पढ़ा चुका हूँ। ट्राइक्सियल टेस्ट के अंदर मैं आप लोगों को सी डी टेस्ट पढ़ा दिया, सी यू टेस्ट पढ़ा दिया, यू टेस्ट पढ़ा दिया। ठीक है, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे बचे हुए 2 टेस्ट, जो कि है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और वेन शेयर टेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो खुश रहो संदीप। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आज का सेशन यहीं पर स्टॉप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन लोग। और सबसे पहले लेते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, ये 2 टेस्ट पढ़ेंगे, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत एक आध 2 क्वेश्चन करके देख लेंगे शेयर स्टैंड पर जो बेस्ड होंगे। फिर अपन दिवाली जब खत्म हो जाएगी उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन आपका छुट्टी रहेगा, 13, 14, 15। ठीक है, 3 दिन कोई क्लास नहीं होगी यूट्यूब पर। 13, 14, 15 ऑफ, कम्प्लीटली ऑफ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आज का जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ा रहा हूँ। हमारा 3rd नंबर का जो टेस्ट था अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। यहाँ पर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को हम कौन सी मशीन में परफॉर्म करते हैं, तो हम ट्राइक्सियल मशीन जो होती है उसी के अंदर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट के लिए हमारे पास अलग पूरा सिस्टम था, ट्राइक्सियल टेस्ट के लिए पूरा अलग सिस्टम था। क्या अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए भी कोई अलग सिस्टम है? क्या मैं बोल रहा हूँ कोई अलग सिस्टम नहीं है। जो आपका ट्राइक्सियल मशीन है उसी के अंदर आप ये वाला टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का। जैसे कि हमें नाम बता रहा है अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड बोले तो आपको कन्फाइनिंग प्रेशर जो आप सिग्मा 3 लगाते थे वो नहीं लगाना है। मतलब मैं क्या करता था, जो मेरे पास ट्राइक्सियल मशीन होती थी, आपको पता होगा उसके अंदर चारों तरफ एक सेल होता था, है ना, है ना। ऐसा एक सेल होता था जिसके अंदर पानी भरा रहता था और बीच में कहीं पर हमारे पास क्या होता था, सॉइल सैंपल होता था रबर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये जो पानी था वो चारों तरफ से क्या लगाता था, कन्फाइनिंग प्रेशर लगाता था, है ना। आगे से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, सब जगह से कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 लगाता था, जिसको हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते थे। इस बार वो एब्सेंट है, मतलब हम कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ सॉइल सैंपल आपका मौजूद है, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, डेविट्रिक स्ट्रेस लगाएंगे। मतलब ये जो टेस्ट है ये सिर्फ, जैसे ट्राइक्सियल टेस्ट हम 2 स्टेजेस में परफॉर्म करते थे, चाहे सी यू टेस्ट हो, चाहे सी डी टेस्ट हो, चाहे यू टेस्ट हो, हम 2 स्टेज में परफॉर्म करते थे, सेल प्रेशर स्टेज एंड डेविट्रिक स्ट्रेस, है ना। मतलब सेल प्रेशर स्टेज एंड शेयरिंग स्टेज, 2 स्टेजेस में टेस्ट परफॉर्म किया जाता था ट्राइक्सियल के अंदर। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, केवल एक ही स्टेज लगाएंगे, वो भी आपका शेयरिंग स्टेज। मतलब सॉइल सैंपल में सेल प्रेशर स्टेज यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, मतलब हम कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लगाएंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ डेविट्रिक स्ट्रेस आप लगाते जाएंगे, जहाँ पे सॉइल शेयर हो जाएगा वो डेविट्रिक स्ट्रेस आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि आपका कन्फाइनिंग प्रेशर क्या है, यहाँ पर 0, सेल प्रेशर स्टेज यहाँ पर हम नहीं होता है, तो हम कन्फाइनिंग प्रेशर की वैल्यू क्या मान लें, पूरी तरीके से 0, देयर इज नो कन्फाइनिंग प्रेशर इन द सॉइल। हम डेविटिक स्ट्रेस लगाते गए, किसी सॉइल सैंपल पर जाकर डेविटिक स्ट्रेस क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। मतलब सॉइल सैंपल क्या हो गई, फेल हो गई, तो डेविटिक स्ट्रेस की वैल्यू आपको मिल गई सिग्मा बार 1 क्या मिली होगी, सिग्मा बार 3 प्लस सिग्मा डी एट द टाइम ऑफ फेलियर। डेविटिक स्ट्रेस कब मिला होगा, एट द टाइम ऑफ फेलियर, तो आपको ये वैल्यू मिल गई है। तो ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले ही बता दिया हूँ कि ये आपका, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कन्फाइनिंग प्रेशर की यहाँ पर हमने कितनी ले रखी है, 0 ले रखी है। तो आपका जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, इसकी वैल्यू देखा जाए तो डेविटिक स्ट्रेस के ही बराबर है। किसके बराबर है, डेविटिक स्ट्रेस के ही बराबर है। तो आइए हम इसके बारे में, इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको इक्वेशन क्या बताया था, मैंने इक्वेशन आपको बताया था सिग्मा बार 1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस
5/2 होता है प्लस 2c10 45 प्लस 5/2 होता है। ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन होता है इस तरीके से। आप सोचिए वी आर परफॉर्मिंग द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, तो आपका ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब सिग्मा बार 3 यदि हम जीरो पुट करें तो फर्स्ट टर्म पूरा की पूरा क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो ये फर्स्ट टर्म हमने पूरा की पूरा क्या कर दिया, जीरो। फर्स्ट टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू 2c10 45 प्लस 5/2। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन देखने को मिल रहा है। ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, इक्वेशन देखने को मिल रहा है। ये इक्वेशन कौन से टाइप के सॉइल के लिए है, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो इक्वेशन है ये C5 सॉइल के लिए है। देखिए C5 सॉइल मैंने क्यों बोला, C5 सॉइल मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर C भी मौजूद है, यहाँ पर 5 भी मौजूद है, यहाँ पर C भी मौजूद है, यहाँ भी 5 भी मौजूद है। तो C5 सॉइल के लिए ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्या लिख रहा हूँ, फॉर C5 सॉइल, ठीक है। अब ये फॉर C5 सॉइल ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा बार 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा बार 1 को हम क्या नाम से बुलाते हैं, सिग्मा बार 1 को हम बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्योंकि आप देखो सिग्मा बार 1 वास्तव में किसके बराबर है, डेविटिक स्ट्रेस के बराबर। और डेविटिक स्ट्रेस क्या था, कंप्रेसिव प्रेशर था, ऊपर से लगाते हैं हम। तो आपका सिग्मा बार 1 जो कि डेविटिक स्ट्रेस के बराबर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल सकते हैं। और उसको हम कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल रहे हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, या अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। सो दिस इज योर अनकन्फाइंड, मतलब जब आपने कन्फाइंड नहीं किया सॉइल सैंपल को, उस टाइम पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है हमें सॉइल में, उसको हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो कितना आया है, सिग्मा बार 1, इसका जो वैल्यू है वो आपका डेविटिक स्ट्रेस के बराबर आया होगा एट द टाइम ऑफ फेलियर। सिग्मा डी एफ के बराबर है, एट द टाइम ऑफ फेलियर डेविटिक स्ट्रेस इतना लगाया गया होगा, ठीक है। ये हमने किसकी बात कर ली, ये हमने C5 सॉइल की बात कर ली। एक स्पेशल केस देखते हैं जहाँ पर हम सिर्फ क्ले की बात करें, है ना। इन केस ऑफ क्ले सॉइल, इन केस ऑफ क्ले सॉइल क्या हो जाता है, इन केस ऑफ क्ले सॉइल, इन केस ऑफ यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इन केस ऑफ क्ले सॉइल हमारे पास इक्वेशन ये वाला निकला था। अरे भाई ये वाला इक्वेशन निकला था अपने पास में, सिग्मा बार 1 इक्वल टू 2c10 45 प्लस 5/2। ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपकी। मैं क्ले सॉइल की बात कर रहा हूँ, तो भैया आपके क्ले सॉइल में फाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो हमने फाई का वैल्यू 0 पुट कर दिया। फाई का वैल्यू यदि आपका 0 हो गया तो 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 10 45 यहाँ पर आपका 1 आ गया, तो सिग्मा बार 1 आपका कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कन्फाइनिंग प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू 0 है। वो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है जिसको हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसकी वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ कोहेजन। तो आप यहाँ से कोहेजन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। C कितना आ रहा है, सिग्मा बार 1 डिवाइड में 2। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। यदि आप बोलें सर इसका मोहर सर्कल बना के बताओ एक बार, तो एकदम आसान है मोहर सर्कल बनाना। अच्छा यहाँ पर एक बार और देख लो, सिग्मा 3 क्या है, इसके अंदर 0 है। सिग्मा 1 के अंदर सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी आता है, सिग्मा 3 क्या है, 0। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, सिर्फ डेविटिक स्ट्रेस डिवाइड में 2 के बराबर है। आपने कहा कि सर एक बार मोहर सर्कल बना के बताओ क्ले सॉइल के लिए। मैंने कहा ठीक है बेटा बता देता हूँ मैं मोहर सर्कल। कैसा बनेगा आपका मोहर सर्कल, आपका जो मोहर सर्कल है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। जैसे ये अपना एक्सिस हो गया, यहाँ पर अपन ने टाउ ले रखा होगा। मोहर सर्कल बनाना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो मोहर सर्कल बनाना है तो सबसे पहले आप सिग्मा 3 लोकेट करो। तो सिग्मा 3 0 है, तो सिग्मा 3 यहीं पर आ गया। फिर सिग्मा बार 1 लोकेट करो, ये आपका सिग्मा बार 1 हो गया। फिर है ना, तो ये सिग्मा 3 0 हो गया, सिग्मा बार 1 हो गया। दोनों का सेंटर लो, ये सेंटर लिया और मोहर सर्कल बना दो। ये दोनों का अपन ने मोहर सर्कल बना दिया, बराबर। अब मोहर सर्कल तो आपने यहाँ पर बना दिया अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं है ना। पूरा बनाना चाहो नीचे तो पूरा भी बना सकते हो। अब होगा क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा बार 1 था, ठीक है। ये हमारा क्या है,
रेडियस है, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, फेलियर एनवेलप, तो हॉरिजॉन्टल ड्रा हो रहा है यहाँ पर, ये आपका फेलियर एनवेलप हॉरिजॉन्टल ड्रा हो गया फाई इक्वल टू 0 के लिए, तो ये आपकी क्या हो गई, कोहेजन की वैल्यू आ गई सी, ये आपका क्या हो गया, कोहेजन का वैल्यू आ गया सी, ये आपका 90 डिग्री पर आपको फेलियर पॉइंट मिला होगा एफ, ऐसा मैं पढ़ाया था आपको पिछले कुछ केसेस में, तो ये आपका फेलियर एनवेलप हो गया फाई इक्वल टू 0 पर, ये आपकी कोहेजन की वैल्यू हो गई, आपके फेलियर एनवेलप ने मोहर सर्कल को यहाँ कहीं पर टच कर रखा है, तो ये वैल्यू जो रेडियस है कोहेजन के बराबर हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ कि आपका जो कोहेजन निकलने वाला होगा वो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर होगा। अब रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल आप देखेंगे ये डायमीटर कितना है, सिग्मा बार 1 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, मतलब सिग्मा बार 1/2 हो जाएगा, और सिग्मा बार 1 के अंदर सिग्मा 3 समाया हुआ है जिसकी वैल्यू 0 है, मतलब ये हो जाएगा आपका डेविट्रिक स्ट्रेस बाय 2, तो मोहर सर्कल से भी आपके पास सेम वैल्यू देखने को मिलेगी, डेविट्रिक स्ट्रेस बाय 2, डेविट्रिक स्ट्रेस बाय 2 सी। तो यहाँ पर ये सिग्मा बार 1 को आप किस नाम से जानते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, क्ले सॉइल में भी, चाहे C5 सॉइल हो चाहे क्ले सॉइल हो, दोनों में इसका नाम क्या होता है, सिग्मा बार 1 का, सिग्मा बार 1 को आप बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1, है ना, आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी में मैंने आपको क्या बताया था कि सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल, ये मैं आपको बताया था सेंसिटिविटी के बारे में। चैप्टर नंबर 1 शुरुआत के लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक्टिविटी, थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, है ना, फिर और क्या बताया था मैंने, कोलेप्सिबिलिटी, है ना, ये सब बहुत सारी चीज़ें, डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव कंपैक्शन, सब बता रहा था मैं। तो वहाँ पर मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था सेंसिटिविटी, जिसके बारे में मैंने बताया था इट इज़ द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल। तब मैंने आपको कहा था, यदि आपको मेरी बात याद हो, कि भैया अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, तो देखो ये वही अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो आप अनडिस्टर्ब सॉइल की ले लो, आप डिस्टर्ब सॉइल की ले लो, दोनों का रेशियो निकाल लो, आपको सेंसिटिविटी पता चल जाएगा। किसी सॉइल का सेंसिटिविटी यदि ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसको रिमोल्ड करने पर उसमें लॉस ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने सेंसिटिविटी के बारे में इतना आप लोगों को बताया था। सर आप स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू भाई, थैंक यू, जय हो प्रभु, जय श्री कृष्णा, विजय चावड़ा, जय हो भाई, जय हो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर आपका ये था अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का टेस्ट, ये क्या था, 3rd नंबर का टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। मुझे कोहेजन निकालना था, यही मेरा क्या है, यही मेरी क्या है, शेयर स्ट्रेंथ है, तो यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं, और आपकी जो मोहर कूलम्ब इक्वेशन थे उसके अंदर पुट कर सकते हैं, आपको इजीली यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, आपको इजीली यहाँ पर मिल चुके हैं आपके शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ आपके सॉइल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपको 4th नंबर का जो टेस्ट है हमारा वेन शेयर टेस्ट, वो पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट टेस्ट क्या अपने पास में, नेक्स्ट टेस्ट है अपने पास में वेन शेयर टेस्ट। अब ये वेन शेयर टेस्ट क्या चीज़ है, तो वेन शेयर टेस्ट के बारे में मैं लिख रहा हूँ। अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ाया, पहले नंबर का टेस्ट पढ़ाया डायरेक्ट शेयर टेस्ट, उसके बाद दूसरे नंबर का टेस्ट पढ़ाया मैं ट्रायक्सियल टेस्ट, ट्रायक्सियल टेस्ट के अंदर मैं आपको CU पढ़ाया, CD पढ़ाया, UU पढ़ाया। 3rd नंबर का टेस्ट में आपको पढ़ाया अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये तीनों टेस्ट मैंने आपको कहाँ पर पढ़ाए, लैब के अंदर, मतलब ये शुरुआत के तीनों टेस्ट क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट है, ये आपका वेन शेयर टेस्ट आपका फील्ड का टेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेन शेयर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको फील्ड पर परफॉर्म किया जा सकता है, जिसको लैब में भी परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर। ये जो टेस्ट है ये है आपका, है ना, प्राइमरी तौर पर इसको हम फील्ड टेस्ट ही बोलते हैं,
या तो आप इसको फील्ड टेस्ट बोल दो या फिर इसको लैब में भी परफॉर्म किया जा सकता है, कैन बी परफॉर्म इन लैब ऑल्सो। मैं लिख रहा हूँ कैन बी परफॉर्म्ड इन लैब, लैब में भी इसको अपन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेन शेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं, वेन शेयर टेस्ट में हमारे पास वेन्स होती है, कुछ वेन्स कैसी होती है उसको समझना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर एक इस तरीके का एक लीवर होता है ना, यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ इसका, इस तरीके का एक फिगर वो होता है। थोड़ा सा इधर साइड बनाता हूँ मैं, है ना, इसको यहाँ से हटाकर इधर साइड बनाता हूँ। इस तरीका हमारे पास एक लीवर होता है या हैंडल होता है, इसको हैंडल बोल सकते हो, और इसमें ये एक रॉड अटैच होती है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें कुछ वेन्स लगे हुए होते हैं, वेन्स मतलब ब्लेड्स, वेन्स का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्लेड, है ना। इसमें ये ब्लेड अटैच हो सकती है कुछ इस तरीके से, ठीक। और ऐसे ही इधर से भी क्या होगी, हमारे पास ब्लेड्स अटैच रहेगी। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रहता है सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इस तरीके से ब्लेड्स रहती है, ये इस तरीके से 90 डिग्री पर, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर। और यहाँ पर क्या है, नीचे तक एक डंडा लगा हुआ होता है, मतलब एक पाइप लगा हुआ होता है जिसको हम रॉड बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसके होते हुए एक रॉड पास हो रहा है और ये पूरा वेन्स लगा हुआ है ना। वेन्स की कुछ हाइट होगी, मतलब इनको अपन ब्लेड बोल सकते हैं, नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, इनकी कुछ हाइट होगी, इसका कुछ डायमीटर होगा या लेंथ होगा। ये आपका लीवर है, इसको ऐसा घुमा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, छोटा सा होता है, इतना बड़ा साइज का होता है, इतना बड़ा। इसको अपन लेते हैं, ज़मीन में डालते हैं, अर्थ में, जहाँ पर हमें शेयर स्ट्रेन निकालना है, और इसको हम क्या करते हैं, घुमाना चालू करते हैं। एकदम छोटा इक्विपमेंट है ना। इसको अपन घुमाते हैं अच्छे से। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने ज़मीन में डाला, अर्थ में डाला, और इसको घुमाना चालू किया, और यदि मुझे बहुत ताकत लग रही है, बहुत ताकत लग रही है घुमाने में, इसका मतलब क्या हुआ, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा। एक केस। दूसरा केस, हमने अर्थ में डाला और बिलो द ग्राउंड सरफेस डाला और उसको रोटेट किया, एकदम इजीली रोटेट कर पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी, मतलब सॉइल जल्दी जल्दी शेयर हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ही हम यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिटरमाइन करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि आपने यहाँ पर आपके पास कोई ड्रेनेज की फैसिलिटी है क्या? नो, हमारे पास किसी प्रकार का कोई ड्रेनेज का फैसिलिटी नहीं है। क्या यहाँ पर हम पोर वाटर प्रेशर मेजर कर पा रहे हैं क्या? नो, मतलब यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर ड्रेन की कंडीशन नहीं है, ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है ना। मतलब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो हम यहाँ पर अनड्रेन स्ट्रेंथ निकालेंगे। ड्रेनेज नहीं हो रहा है, देयर इज नो ड्रेनेज, तो हम यहाँ पर अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉइल में। आप लोगों ने सुना होगा अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ निकालना, ड्रेन शेयर स्ट्रेंथ निकालना, है ना, टोटल शेयर स्ट्रेंथ निकालना, इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ निकालना। तो यहाँ पर अपन अनड्रेन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर अपन टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। तो यहाँ पर अपने किया अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड, क्या लिखेंगे, नो ड्रेनेज, यहाँ पर ड्रेनेज नहीं होता है, नो फैसिलिटी टू मेजर पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की कोई फैसिलिटी नहीं है ना। अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पर निकाली जाती है, ठीक है। जब ड्रेनेज ही नहीं है तो अनड्रेन ही निकलेगा आपकी वो सभी चीज। तो अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ, यहाँ पर हम डिटरमाइन करते हैं। अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ आ गई। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ क्या यह सभी टाइप के सॉइल में परफॉर्म किया जा सकता है क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसको सिर्फ सेचुरेटेड सॉइल में ही आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो भी सॉफ्ट सेचुरेटेड कोहेसिव सॉइल्स में। तो ये जो सूटेबल है, सूटेबल किसके लिए है? सूटेबल है ये आप लोगों का, सूटेबल फॉर सॉफ्ट सेचुरेटेड
सॉफ्ट सेचुरेटेड कोहेसिव सॉइल्स के लिए, ठीक है। यदि मेरे पास ड्राई सॉइल है, नॉट सुटेबल होगा, नॉट सुटेबल किसके लिए, ड्राई सॉइल के लिए, इन कोहेजन लेस सॉइल के लिए, नॉट सुटेबल फॉर ड्राई एंड सैंडी सॉइल्स, है ना। यदि आपके सॉइल सैंडी सॉइल्स है, भले सेचुरेटेड हो फिर भी सुटेबल नहीं होगा। ड्राई है यदि आपके सॉइल, भले क्ले सॉइल हो तो भी सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ड्राई हो या फिर आपकी कोहेजन लेस सॉइल हो, वहां पर ये टेस्ट सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी सारी पॉइंट्स वेन शेयर टेस्ट में हम लोगों ने लिख रखे हैं। अब शेयर स्ट्रेंथ निकालते कैसे है, तो देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम इस वेन्स को रोटेट करते हैं। जैसे कि हमने ये कहा, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो जब रोटेट कर रहे हैं तो T इज इक्वल टू के थीटा, ये पढ़ रखा होगा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। T क्या है, T है आपका यहाँ पर टॉर्क, T क्या है, T है आपका टॉर्क, K क्या है, यह है टॉर्शनल स्टीफनेस, और थीटा क्या है, एंगुलर रोटेशन। यहाँ पर एंगुलर रोटेशन अपन कितना देते हैं, ये देते हैं, या एंगुलर डिफॉर्मेशन आप कहते होंगे, कितना देते हैं इसको, 6 डिग्री पर मिनट। आप इसको यदि ऐसा रोटेट कर रहे हैं ना, तो कितने ऐसा क्या स्पीड में जितना मन आएगा वैसा रोटेट कर दोगे क्या, नहीं। हम यहाँ पर रोटेट करेंगे 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से, कि 1 मिनट में 6 डिग्री से ज़्यादा आप रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 6 डिग्री, इसकी जो वैल्यू थीटा की 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से अपन रोटेट कर लेंगे। ये जो वेन्स है इनका टॉर्शनल स्टीफनेस पता होगा, वो रख देंगे। तो यहाँ से हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी कि आपने कितना टॉर्क लगाया। आप इसको क्या दे रहे हो, इसको घुमा रहे हो ना, एक मोमेंट डेवलप करा रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, एक मोमेंट दे रहे हैं आप, तो कितना आपने टॉर्क अप्लाई किया वो आपको डिटरमाइन होगा। आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होगा ना कितना अप्लाई कर रहे हो। अब बस मैं इतना बोला कि आप इसको घुमाओ, बस इस रेट से घुमाओ कि थीटा की वैल्यू 6 डिग्री पर मिनट रहे, कितना, 6 डिग्री पर मिनट। तो इसी कंडीशन में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। कैसे निकालोगे, यहाँ पर केस नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन में निकाला जाता है। एक होती है आपकी टू वे शेयरिंग, एक आपकी होती है टू वे शेयरिंग के नाम से। टू वे शेयरिंग क्या बोलता है, इधर देखते हैं अपन कि आपका टू वे शेयरिंग क्या बोल रहा है। यहाँ पर टू वे शेयरिंग बोल रहा है, टू वे शेयरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टू वे शेयरिंग का मतलब ये होता है व्हेन टॉप एंड बॉटम ऑफ वेन्स आर बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। आपका टॉप और बॉटम दोनों ही ग्राउंड सरफेस के क्या हो, नीचे हो। ये देख रहे हैं, ये आपका एक वेन ये रहा, आपका दूसरा वेन ये रहा, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन वेन्स कहते हैं, ठीक है। 2 वेन्स होते हैं, एक ये रहा दूसरा ये रहा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये जो वेन है, दोनों के वेन की जो हाइट है वो सेम होती है, तो मैं मान लेता हूँ h इज द हाइट ऑफ वेन, और d क्या है, डायमीटर ऑफ वेन है। कहाँ देखने को मिलेगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो d है डायमीटर ऑफ वेन है, वो आपको यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये डायमीटर है। इन द सेम वे ये वाली वेन का भी सेम डायमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सेम डायमीटर d रहेगा, ठीक है। सो d इज द डायमीटर ऑफ वेन, h इज द हाइट ऑफ वेन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि d क्या है, d है आपका डायमीटर ऑफ वेन, और h क्या है आपका, यह है हाइट ऑफ वेन, ठीक है। दोनों वेन्स के डायमीटर और हाइट क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अभी मैं आपको टॉर्क क्या बताया, T इज द टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क। इसकी वैल्यू आपको कितना ले लेना है, K इंटू थीटा। थीटा अपन कितना रखते हैं, 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से अपन रखते हैं थीटा की वैल्यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ, हमने केस नंबर 1 लिया, टू वे शेयरिंग हम इसको बोल सकते हैं। टू वे शेयरिंग मतलब इसका टॉप वेन का जो टॉप पोर्शन है वो और बॉटम पोर्शन है वो दोनों ही क्या होंगे, ग्राउंड सरफेस के नीचे रहेंगे।
तो आप बिल्कुल कोई सा भी वेन लो, वेन 1 लो, वेन 2 लो, इसका टॉप भी ग्राउंड सरफेस के नीचे है, इसका बॉटम भी ग्राउंड सरफेस के नीचे है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिटरमाइन कर सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू, है ना, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। टाउ एफ अपन इसको लिख देते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में टी दैट इज टॉर्क डिवाइड में पाई डी स्क्वायर इंटू एच बाई 2 प्लस डी बाई 6। ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 डी बाई 6, एच बाई 2 डी बाई 6, ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। कब, जब टू वे शेयरिंग हो रहा हो। अब मैं लिखता हूँ वन वे शेयरिंग। केस नंबर 2 देखते हैं, वन वे शेयरिंग। वन वे शेयरिंग में क्या होगा कि केवल बॉटम पोर्शन ऑफ द वेन बिलो द ग्राउंड सरफेस होगा, टॉप पोर्शन ऑफ द वेन अबो द ग्राउंड सरफेस होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वेन ओनली बॉटम ऑफ वेन इज बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द ग्राउंड लेवल हो सिर्फ बॉटम पोर्शन, जबकि टॉप पोर्शन अबो द ग्राउंड लेवल हो। तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ ये मेरा वेन है कुछ इस तरीके से, है ना, ये मेरा वेन है कुछ इस तरीके से। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, है ना, ये ग्राउंड सरफेस है। अब इसके अंदर अपन वेन्स की बात करें, देखो फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा मुझे, यहाँ पर बनाता हूँ आपका फिगर में। मैं क्या बता रहा हूँ, केवल ये आपका लीवर हो गया कुछ इस तरीके से, हैंडल जिसको आप रोटेट करते हैं, ये आपकी रॉड हो गई, है ना, 2D पिक्चर बना रहा हूँ। और ये आप लोगों का क्या हो चुका है, ये आपका वेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेन हो गया। बराबर यहाँ तक की बात। ये वेन का डायमीटर हो गया D, ठीक है, ये क्या हो गया, वेन का डायमीटर हो गया D। आपका ग्राउंड सरफेस कहाँ है सर, तो मैं बोल रहा हूँ ये रहा आपका ग्राउंड सरफेस कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात, ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस है। मतलब केवल बॉटम पोर्शन ही वेन का क्या है, बिलो दी ग्राउंड सरफेस है। तो आप पाएंगे यहाँ पर कि ये टोटल हाइट वेन की कितनी थी, टोटल हाइट ऑफ द वेन वॉज h, टोटल हाइट कितनी थी, h थी। द हाइट विच इज बिलो द ग्राउंड सरफेस इज h डैश, कितनी है, h डैश है। तो यहाँ पर h डैश का हम यूज करेंगे, है ना, तो इसको अपन वन वे शेयरिंग बोलेंगे। जब दोनों ही टॉप और बॉटम दोनों ही नीचे हो ग्राउंड सरफेस के, तो उसको हम टू वे शेयरिंग बोलेंगे। जब केवल बॉटम पोर्शन ही वेन का बिलो द ग्राउंड सरफेस है, तो उसको अपन वन वे शेयरिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर द हाइट विच इज बिलो द ग्राउंड सरफेस इज h डैश। तो ऐसी कंडीशन में आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, टाउ एफ इक्वल टू, मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, टाउ एफ इक्वल टू टी डिवाइड में पाई डी स्क्वायर इंटू एच डैश बाई 2। यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, एच डैश यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर h बाई 2 यूज किया था, यहाँ पर h डैश बाई 2 यूज करेंगे। और यहाँ पर अपन लिखेंगे d डिवाइड में 12। क्या करोगे, d डिवाइड में 12। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। इस फॉर्मूले में उस फॉर्मूले में अंतर क्या रहेगा, h की जगह h डैश लिखना है, यहाँ पर d बाई 6 था, यहाँ पर d बाई 12 लिखना है। बस इतना सा आंसर है, बस इतना सा अंतर है। ये कब यूज करना है, जब आपका टॉप और बॉटम दोनों ही ग्राउंड सरफेस के नीचे हो। और जब ये कब यूज करना है, जब केवल बॉटम पोर्शन आपका ग्राउंड सरफेस के नीचे आ रहा हो, मतलब वन वे शेयरिंग हो रहा हो तब। क्लियर। तो ये था आपका शेयर स्ट्रेंथ निकालने का तरीका। एक बार क्वेश्चन आया है 2 मार्क के लिए, है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है वेन शेयर टेस्ट से इस फॉर्मूले पर बेस्ड, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना होंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास बचा हुआ पोर्शन था शेयर स्ट्रेंथ का, वो मैं आपको बता दिया। मेरे पास 2 टेस्ट बचे हुए थे, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एंड वेन शेयर टेस्ट। तो ये पूरा मैंने अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट बता दिया C5 सॉइल में, ये मैंने आपको बता दिया क्ले सॉइल में, मतलब कोहेसिव सॉइल में। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया 4th नंबर का टेस्ट वेन शेयर टेस्ट।
ठीक है, और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख भी दिया है। आप लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो शेयर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक था वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आपका शेयर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आइए अपन इस पर बेस्ड एक आध दो क्वेश्चंस कुछ करके देखते हैं। है ना, इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, कैसा क्या माहौल चल रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन अपने को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप अपनी वर्कबुक ओपन करिए, जो बुकलेट क्रैश कोर्स की मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ वो ओपन करिए। और उसके अंदर आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। 25 और 26 अपन ट्राई करते हैं। ट्वेंटी फाइव और 26 ट्राई करेंगे ज़रा सभी लोग। दो क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। एक वेनशियर टेस्ट पर बेस्ड है और एक जो कंसोलिडेशन अंडरन टेस्ट हम पढ़े थे उस पर बेस्ड है। ठीक है, मैं ज़रा बोर्ड नंबर 1 रब कर रहा हूँ, जब तक फुर्ती से ये दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे आप लोग मुझे। वर्कबुक सभी के पास होगा, यदि वर्कबुक आप लोगों के पास नहीं है तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, सभी लोग आप लोग डाउनलोड कर लेना। मैं बहुत बार लिंक डाल दिया हूँ पीडीएफ का, तो सब लोग डाउनलोड कर लो। सभी लोग डाउनलोड कर लो फुर्ती से, है ना। और मैं क्या बोल रहा था, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करते रहो। दिवाली के बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हैं सभी प्रोडक्ट्स पर। कोई सा प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो वो ले सकते हो, है ना। कोई काफ़ी दिनों से यदि कोई सर्च कर रहा हो ऑफर्स वगैरह के बारे में तो उसको हेल्प कर दो, बता दो कि भाई ऑफ़र चल रहा है, प्राइस फिर बढ़ जाएंगे, फिर क्या मतलब, बिना काम के ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यदि 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 अभी ऑफ़र चल रहा है तो कम पैसों में मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल में आप लोग मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। दो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए इधर आइए, सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 25 सबसे पहले अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं अ कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। देखो उन्होंने जैसे ही बोला एनसीसी सॉइल, मुझे याद आया कि यार एनसीसी सॉइल के लिए तो कोहेजन की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, यदि ड्रेन कंडीशन आ रही है तो।
भाई कंसोलिडेशन हो रहा है ना, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोहेजन मोबिलाइज नहीं होगा। तो फॉर एनसीसी सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल, कोहेजन कितना लेना है, 0 एट अ कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। कन्फाइनिंग प्रेशर अपने को दे रखा है सिग्मा 3 100 किलो पास्कल। द डेविटर स्ट्रेस इस 80 किलो पास्कल एट द टाइम ऑफ फेलियर हमें बोल रखा है 80 किलो पास्कल। अब देखो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा क्या, बिल्कुल होगा। टेस्ट का नाम क्या है, सी यू टेस्ट है। हमारे पास कौन सा टेस्ट दिया है, सी यू टेस्ट हमें दिया है। तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये सी इज रिलेटेड टू द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द सेल प्रेशर स्टेज। यहाँ पर यूसी डेवलप होता है, और अनड्रेन इट इज रिलेटेड टू द सेकंड स्टेज, दैट इज शेयरिंग स्टेज। ये कौन सा है, अनड्रेन है ना। तो यहाँ पर अपन क्या रखते हैं, ड्रेन कंडीशन फर्स्ट स्टेज में, और यहाँ पर अपन अनड्रेन कंडीशन रखते हैं सेकंड स्टेज में। मतलब यहाँ पर वॉल ओपन रहता है, यहाँ पर वॉल क्लोज रहता है। चूंकि यहाँ पर डेविटिक स्ट्रेस लगाते हैं तो यूडी पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ पर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं तो यूसी पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट स्टेज में वॉल ओपन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेकंड स्टेज में वॉल क्लोज है, अनड्रेन कंडीशन है, तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी, ये अपना क्या होगा, मेंटेन रहेगा। तो आपको यूडी पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, पोर वाटर प्रेशर यूडी की वैल्यू दे रखी है 50 किलो पास्कल। तो मैं भले अभी यूडी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये यूडी है, ठीक है। कितनी है, 50 किलो पास्कल। इतना पोर वाटर प्रेशर हमारे पास टोटल कितना दे रखा है, 50 किलो पास्कल आ गया। मैंने कहा ठीक है। द इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन डिग्रीज अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द सॉइल इज, है ना। तो इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमें यहाँ पर निकालना है 5 डैश। मैंने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या लगाओगे, सिग्मा बार 1 इक्वल टू सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये डैश हो जाएगा, प्लस आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 2c10 45 प्लस 5/2। अब यहाँ पर c की वैल्यू कोहेजन की क्या है, 0, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो चुका है, 0। सेकंड टर्म पूरा के पूरा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। फर्स्ट टर्म बचता है, तो सिग्मा बार 1 इक्वल टू, अच्छा सिग्मा बार 1 की वैल्यू भी मेरे पास पता होना चाहिए, कितना होगी। चलो अभी अपन निकालते हैं, है ना, एक एक करके अपन सब निकालते हैं। सबसे पहले अपन सिग्मा 1 निकालो, टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है। टोटल स्ट्रेस इन दोनों का सम होगा, सिग्मा डी और सिग्मा 3 का, तो 180 कितना हो गया, 100 प्लस 80, तो 180 हमारे पास में यहाँ पर टोटल स्ट्रेस आ गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, सो 180 में से आप पोर वाटर प्रेशर जो था 50 ये माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना आ गया, 130 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हुआ। इन द सेम वे में आपसे इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछूँ तो 100 है, तो 100 में से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 50 किलो पास्कल इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये दो वैल्यूज मुझे चाहिए थी, है ना, इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। यदि इफेक्टिव स्ट्रेस लोगे तभी तो इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मिलेगा, जो कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए अपन यहाँ पर पुट करते हैं, सिग्मा बार 1 कितना पुट कर दूँ, 130, तो यहाँ पर अपन ने लग दिया 130 इक्वल टू सिग्मा बार 3 कितना पुट कर दूँ, 50, ये अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया 50, ठीक है। तो 130 हो गया, 50 हो गया, ये अपन ने लिख दिया 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। जरा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करके कमेंट करके बताइए मुझे ज़रूर कि इसका आपका पास आंसर क्या बन रहा है। आंसर बन रहा है 26.4, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 26.4, ये मेरा आंसर यहाँ पर बन रहा है डिग्री में। जरा आप लोग बताओ आपका कितना आ रहा है, सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 26.38 लिख रहे हैं सभी लोग, बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग ने आंसर दिया है ना। शशांक का भी आ गया है 26.4। शशांक आपने जो आंसर दिया ना बेटा शशांक, वो आपने 2 डेसिमल तक दे दिया, 26.38, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 डेसिमल तक बोला। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसको राउंड ऑफ करो, 26.38 जो आपने दिया है उसको 26.4 आप आंसर दो। आपको 1 डेसिमल तक ही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 26.4 आपका सही आंसर बनेगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर।
हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने 26 भी कर लिया है, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये बोल रहा है कि भैया, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये बोल रहा है कि हमें शेयर स्ट्रेंथ निकालना है। मैंने कहा फॉर्मूला लगाओ। पहले तो ये डिटरमाइन कर लो कि केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। भाई वेन शेयर टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में, है ना? तो पहले तो आप ये डिटरमाइन कर लो कि ये केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है ना, टाइम पास मत करना, बैठ कर क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करो। जिन लोगों का हो चुका है क्वेश्चन नंबर 26, वो लोग 24 सॉल्व करेंगे। अरे मेरी बात सुन रहे हो भाई लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है दे शुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26। मेरी बात सुना, जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए, कि भैया सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो बिलो द ग्राउंड सरफेस है मतलब 2 वे शेयरिंग या 1 वे शेयरिंग। मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो टॉप है वैन का वो बिलो द ग्राउंड सरफेस है मतलब 2 वे शेयरिंग है। मैंने कहा बस तो फिर फॉर्मूला लगा दो। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डिवाइड में पाई डी स्क्वायर इंटू एच डिवाइड में 2 प्लस डी डिवाइड में 6। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। बस तो वैल्यू पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। टाउ इक्वल टू, ये टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है? टाउ की वैल्यू आपको 4.6 न्यूटन मीटर दी है। मैंने लिख दिया 4.6 न्यूटन मीटर में। ठीक है, यहाँ पर पाई रख दिया, यहाँ पर अपने क्या रख दिया, पाई। डी क्या है? डायमीटर ऑफ वेन्स। कितना दे रखा है? 50 mm। मैंने कहा था एकदम छोटा इक्विपमेंट होता है, इतना बड़ा एकदम छोटा सा इक्विपमेंट होता है ये। तो डायमीटर हो गया अपना 50 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 स्क्वायर रख दिया मीटर में कन्वर्ट करके। हाइट ऑफ द वेन कितना दिख रहा है? 100 mm मतलब 0.1 मीटर हो गया। तो 0.1 डिवाइड में 2 प्लस 0.05 डिवाइड में 6। ये अपन ने यहाँ पर सभी वैल्यूज पुट कर दी। अरे भैया सभी वैल्यूज पुट हो गई ना, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो किस में मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आपका आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। लेकिन अपने को किस में चाहिए? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पर, तो आपका टाउ आ जाएगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है? आंसर है। शेयर स्ट्रेंथ आ गई आपकी, शेयर स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ फेलियर मतलब टाउ एफ कितना आ रहा है? 10 किलो पास्कल। 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 किलो पास्कल के बराबर। तो वैल्यू कितनी आ गई? आंसर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। जिन लोगों का हो गया जरा क्वेश्चन नंबर 24 निपटाएंगे फुर्ती से। क्वेश्चन नंबर 24 निपटाते हैं जरा फुर्ती से। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? इन अ ड्रेन ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ ड्राई सैंड। जैसे उन्होंने सैंड बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 24 में कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना। जैसे उन्होंने सैंड बोला, मैं आप जानता हूँ सैंड के लिए कोहेजन की वैल्यू कितनी आती है? 0। तो जैसे उन्होंने सैंड बोला मैंने रख दिया कोहेजन का वैल्यू 0। फिर बोल रहे हैं वो फेलियर ऑकर्ड व्हेन द डेविटर स्ट्रेस वाज 218 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेविटर की स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 218 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला एट अ कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 61 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कन्फाइनिंग प्रेशर भी उन्होंने सामने वाले ने दे रखा है 61 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस एंड द इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, ड्रेन ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है। ड्रेन है मतलब पानी पूरा बाहर जा रहा है, किसी भी प्रकार का पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर डेवलप नहीं हो रखा है।
क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू नहीं दे रखी है। मतलब ये कौन सा टेस्ट है, CD टेस्ट है, कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट है ना। तो यहाँ पर ना तो UC आया होगा ना ही UD आया होगा। तो चलिए इस टेस्ट को अपन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पूछा है और एंगल ऑफ फेलियर प्लेन पूछा है, वो हम निकालते हैं। सबसे पहले मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल दूँ क्या, क्या हो जाएगा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, मतलब 218 प्लस 61, टोटल वैल्यू कितनी बन रही है 218 प्लस 61 हो गया 279 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इक्वेशन लगाता हूँ, सिग्मा बार 1 इक्वल टू सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C10 45 प्लस 5/2। आप लोग जानते हैं सैंडी सॉइल के लिए कोहेजन 0 है, तो यहाँ पर कोहेजन अपन 0 पुट करेंगे तो आपका पूरा सेकंड टर्म क्या हो चुका है 0। तो सिग्मा बार 1 रखता हूँ 279। यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस के बराबर है क्योंकि पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0। तो सिग्मा बार 3 कितना आ जाएगा 61 10 स्क्वायर। यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस ही आपके टोटल स्ट्रेस है, क्यों, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0 भैया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने रखा 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से अपन 5 की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कितना आ रहा है। तो 279 डिवाइड में 61 अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू 10 इनवर्स ले सकते हैं फिर अपन। तो 40 डिग्री 39.99 कुछ आ रहा है मेरे पास, उसको मैंने 40 डिग्री यहाँ पर आंसर दे दिया। मेरे पास आंसर कितना आ रहा था 39.98 समथिंग कुछ आंसर आ रहा था, मैंने उसको 40 डिग्री आंसर दे दिया। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अल्फा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू 45 प्लस 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 प्लस 5/2। सो 45 प्लस 5 की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री डिवाइड में 2। तो यहाँ पर अल्फा कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 मतलब 20 डिग्री, 20 डिग्री और 45 कितना हो गया 65 डिग्री आ गया। तो ये आप लोगों का यहाँ पर आंसर बन जाएगा। एक तो आपसे फाई पूछा था और दूसरा आपसे अल्फा पूछा था। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारे साथ में। तो ऑप्शन आपका जो मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में वो बन रहा है आपका 40 डिग्री और 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। एक ये रहा, दूसरा ये रहा 40 एंड 65 डिग्री। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आ गया भैया सभी का? यस सर सभी का आ चुका है। क्या है? यस सर सभी का आ चुका है। तो 3 क्वेश्चन अपन ने अभी फिलहाल में यहाँ पर सॉल्व कर लिए। शेयर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों का क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात है ना? टॉपिक यहाँ पर क्या हो चुका है कंप्लीट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिए यार, सबने आंसर दिए, ठीक है। ओके आर्यन, ठीक है, मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ का आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो अपन करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपनी प्लानिंग क्या रहेगी, मेरी बात सुनना सभी लोग। मेरी बात यहाँ पर आप सुनना है ना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि अपना नेक्स्ट प्लानिंग का पार्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट प्लानिंग अपना ये रहेगा कि देखो एक तो आप लोगों का क्या चल रहा है, आप लोगों का यहाँ पर अभी फ़िलहाल में सब्जेक्ट्स जो रनिंग में है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रनिंग में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, और फिर आगे मैं आप लोगों के क्या क्या क्रैश कोर्स में लाने वाला हूँ उसकी भी अपन बात आज कर डालते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं देख लेता हूँ शेड्यूल कि अभी फ़िलहाल में आप लोगों का डेली क्या क्या चल रहा है। देखो डेली में आप लोगों का सबसे सुबह 9 बजे हाइड्रोलॉजी की क्लासेस चल रही है। मुकुल सर डेली अपलोड कर देते हैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए, है ना। हाइड्रोलॉजी रनिंग में है, ठीक है। उसके बाद सिविल के लिए जियो टेक्निकल 1 बजे रनिंग में है, ठीक है। और रात में OCF 9 बजे जो आता था वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब अभी फ़िलहाल में आप लोगों के क्रैश कोर्स में केवल 2 सब्जेक्ट रनिंग है, कोर सब्जेक्ट, एक तो सिविल और दूसरा सिविल से एक तो हाइड्रोलॉजी और दूसरा आपका जियो टेक्निकल। साथ ही साथ में आपका मैथ्स से भी चल रहा है, ठीक है, मैथ्स चल ही रहा है। एप्टीट्यूड भी आने वाला है बहुत जल्दी, है ना। 50 के आप कर दो, जल्दी से आ जाएगा वो भी। तो
फिर वो एप्टीट्यूड तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथमेटिक्स भी चल ही रहा है, 4 सब्जेक्ट्स तो हो ही रहे हैं। मेरा जल्दी से प्लानिंग रहेगा कि आप लोग पास में अब सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं मुझे करवाने के लिए। मेरे पास सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं, एक तो बचा है मेरे जो है आप लोगों को करवाना है सर्वेइंग 30 दिसंबर तक। 30 दिसंबर तक मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ। एक तो सर्वेइंग बचा है आप लोगों का, स्ट्रक्चरल एनालिसिस बचा है आप लोगों का, और स्टील स्ट्रक्चर। ये 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं आप लोगों के, बाकी सब हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीटेड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीटेड है, आरसीसी कंप्लीटेड है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड है, इरिगेशन कंप्लीटेड है, ओपन चैनल फ्लो कंप्लीटेड है, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटेड है, और बताओ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीटेड है, मैथ्स और एप्टीट्यूड वो भी समझ लो, मैथ से भी समझ लो कंप्लीटेड है ना। सिर्फ 3 सब्जेक्ट मुझे अपनी तरफ से आप लोगों को करवाना है। एक तो मुझे करवाना है सर्वेइंग, दूसरा मुझे आप लोगों को करवाना है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और तीसरा मुझे आप लोगों को करवाना है स्टील स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये 3 सब्जेक्ट मुझे आप लोगों को करवाना है, ठीक है। ये तीनों का जो वेटेज है वो कितना कितना है, सर्वेइंग का वेटेज जो है वो 3 मार्क्स एवरेज, 3 से 4 मार्क, फिर स्टील स्ट्रक्चर का भी 3 से 4 मार्क, स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी 3 से 4 मार्क। तो तीनों को ऐड करूँ तो करीब करीब 10 से 12 नंबर, बस उससे ज़्यादा नहीं। 10 से 12 नंबर का बचा है सिर्फ आपका सिलेबस, बाकी 80 to 90% आपका सिलेबस रनिंग में है और कंप्लीट हो चुका है बहुत सारा, ठीक है। 80% कंप्लीट हो चुका है, 90% रनिंग में, ऐसा समझ सकता हूँ मैं कि केवल मुझे अपनी तरफ से 10 से 12 मार्क का और करवाना है आप लोगों को, बाकी सब हो चुका है, ठीक है। बाकी सब कुछ हो चुका है आप लोगों का, ज़्यादा और कुछ अपन सोचते नहीं हैं। कुछ और बचता है क्या, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताओ, कुछ और सब्जेक्ट बच रहा है क्या कि सब कुछ अपना हो चुका है ना। बस मैथ्स चल ही रहा है। नरेन आप पूछें दिवाली में क्लास होगा, भाई दिवाली में कोई क्लास वास नहीं हो पाएगा, थे ना। 3 दिन छुट्टी रखेंगे अपन बढ़िया से, कल परसों नरसों, बोले तो 13 14 15 3 दिन ऑफ रहेगा पूरी तरीके से। वो 3 दिन ऑफर भी है, क्लास ऑफ है और आप प्रोडक्ट्स पर ऑफर है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, 30 दिसंबर तक का टारगेट है मेरे पास, है ना। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन सैंडी सॉइल, बिल्कुल। श्याम रमन आपने जो क्वेश्चन पूछा है, श्यामा रमन पटनायक, मैं आपका आंसर देना चाहूँगा कि जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है वो अपन कोहेसिव सॉइल्स में परफॉर्म करते हैं, है ना। सैंडी सॉइल में अपन इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं दे रहे हैं सॉइल पर, ठीक है। यहाँ पर उस सॉइल की टेस्टिंग की जाती है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में, जिसमें सेल्फ सपोर्टिंग प्रॉपर्टी होती है। और क्ले और सिल्ट ही एक ऐसा सॉइल है जिसमें कोहेजन होता है और उसमें सेल्फ सपोर्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आपका जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इट इज नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल, वी परफॉर्म इट फॉर C5 सॉइल, इधर C5 सॉइल और प्योर क्ले सॉइल, ठीक है पटनायक सर। जियोटेक और कितना दिन चलेगा सर, बेटा जियोटेक चलेगा थोड़ा सा, स्वप्ना घोष चलेगा, है ना। आज ये शेयर स्ट्रेंथ कंप्लीट हुआ है। देखो जियोटेक में भी मैं बहुत सारा पढ़ा दिया हूँ, 50% जियोटेक लगभग हो चुका है अपना, 50%। मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दिया, प्रॉपर्टीज़ का डिटर्मिनेशन पढ़ा दिया, इंटर रिलेशनशिप्स पढ़ा दिया, और फिर उसके बाद सॉइल क्लासिफिकेशन तो हो ही गया था, है ना। उसके बाद मैंने परमिएबिलिटी आप लोगों को पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको इफेक्टिव स्ट्रेसेस पढ़ा दिए, मैंने आपको सीपेज एनालिसिस पढ़ा दिया, इफेक्ट ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ा दिया, क्विक सैंड कंडीशन पढ़ा दिया, फ्लोनेट पढ़ा दिया, है ना। ये सब हो गया अपना। फिर उसके बाद 3rd चैप्टर स्टार्ट हुआ था जहाँ पे मैंने आपको कंसोलिडेशन पूरा पढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने कंपैक्शन पूरा पढ़ा दिया था, फिर मैंने शेयर स्ट्रेंथ भी आज पूरा पढ़ा दिया है। तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर भी जियोटेक में कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 50% मैं मान लेता हूँ कि कंप्लीटेड है। 50% और बचा है, तो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों के लिए करवाते चला जाऊँगा। और बोलो। नहीं सत्यभूषण, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास अपन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर ही रखेंगे सत्यभूषण जी। सर आप स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। जोगराज प्रसाद, थैंक यू, है ना। नो नो नो, WSM से नहीं आएंगे भाई, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन गेट एग्जाम, लास्ट 10 ईयर्स में तो नहीं आए हैं।
इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज देन WSM इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कैन स्किप फॉर गेट एग्जाम. है ना. तो मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ. क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि फॉर सॉइल मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है. जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है. मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है. नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ क्रैश कोर्स में. अपने कोर्स का नाम क्या है बेटा? अपने कोर्स का नाम है क्रैश कोर्स. तो मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है. नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता ही नहीं रहा हूँ. है ना. सत्यभूषण पूछ रहे हैं व्हाट इज WSM सर. मत टेंशन लो, काम की नहीं है. वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा हूँ. वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है. RCC का पार्ट है ये. चलो, डिज़ाइन ऑफ बीम, सब पढ़ा चुका हूँ भाई, मैं सब पढ़ा चुका हूँ ये. है ना. आकांक्षा ने पूछा है सर स्ट्रक्चर एनालिसिस आप पढ़ाओगे? नॉट श्योर. आकांक्षा शायद मैं नहीं पढ़ा हूँ. मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा पाऊँ. ऑलरेडी मैं इंगेज हूँ दूसरे कामों में. तो हो सकता है कोई दूसरे फैकल्टी आएंगे बहुत ही जल्दी आप लोगों को पढ़ाने के लिए. ठीक है. तो मेनली मैं आप लोगों को बता दिया मेरी प्लानिंग का पार्ट क्या है. 30 दिसंबर तक मुझे आपको 3 सब्जेक्ट मेनली स्टार्ट करवाना है. मतलब 30 दिसंबर तक कंप्लीट करवाना है. कौन कौन से? एक करवाना है मुझे आप लोगों के साथ में स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दूसरा करवाना है स्टील, और तीसरा क्या करवाना है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील, और तीसरा है सर्वेइंग. ठीक है. ये 3 सब्जेक्ट्स अपन करवाएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 30 दिसंबर तक. फिर हंसते खेलते एकदम खुशी के साथ गेट एग्ज़ाम देने जाना. पूरा 1 महीना है प्रिपरेशन के लिए. सेल्फ स्टडी करने वाले सेल्फ स्टडी करना. जो जिस तरीके से जिस माध्यम से पढ़ रहा है उस माध्यम से प्रिपरेशन करना. ठीक है. और शॉर्ट नोट्स बनाना जरूर चालू कर लेना. मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुन लो 2 मिनट. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डाली थी. लास्ट 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बाय अमित झावला सर. ऐसा गूगल पे करना, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे करना. है ना. तो आपको एक वीडियो मिलेगा मेरा 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का. तो वो 2 वीडियोस है. एक ग्लोबल चैनल पे बना हुआ है. गेट एकेडमी का एक चैनल है ना ग्लोबल चैनल, वहाँ पर इंग्लिश में बना हुआ है. गेट एकेडमी का जो मेन चैनल है वहाँ पर हिंदी में बना हुआ है. तो हिंदी वाला भले आप देखना चाहे तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं. हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों अवेलेबल है. तो आप उसमें देखेंगे तो एकदम प्रॉपर जो प्लानिंग होती है एक स्टूडेंट को कैसा प्लान करना चाहिए लास्ट 100 डेज में, वो मैंने आपको बताया है. वो एक बार ज़रूर देखिए आप लोग, फ़ायदा होगा. कुछ हार्डली 30 मिनट्स का वो होगा. आधा घंटा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. वो आधा घंटा देख के यदि आपको कुछ नया आइडिया मिल सकता है, कुछ नया मोटिवेशन मिल सकता है, कुछ नए प्लानिंग मिल सकती है, तो आपको बिल्कुल वो फॉलो करना चाहिए. है ना. और यदि आप ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे हैं या और कोई स्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो आपको ठीक लग रही है आपकी टाइमिंग के हिसाब से, आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से, तो आप उसको प्लानिंग को फॉलो करिए. प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आते हैं डेली नोट्स बनाते हैं चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, खत्म हो जाता. नहीं, एक प्रॉपर प्लान के साथ आप करेंगे तब आपको गोल को अचीव करने में मदद मिलेगी. उस प्रॉपर प्लान को यदि आप फॉलो नहीं करोगे ना तो आप भटक जाओगे. आप बोल रहे हैं कि हम जियोटेक पढ़ रहे हैं, जियोटेक पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, दिसंबर खत्म हो गया. अबे मैं तो पढ़ाऊंगा ना, मैं तो टीचर हूँ, मैं दिसंबर का जनवरी तक खींचूंगा. मैं थोड़ी ना सोचूंगा कि आपका एग्जाम है. 1 मिनट के लिए सोचो आप लोग, मुझे क्या करना. मैं दिसंबर तक खींचूंगा सपोज जियोटेक. नुकसान किसका हो रहा है? आप लोगों का, क्योंकि आप सिर्फ जियोटेक ही पढ़ रहे हो. आपने फिर दूसरी तरफ देखा ही नहीं तो आपका नुकसान हो गया ना. समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है. डेली का आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि भैया इस दिन में इस वाले सब्जेक्ट को दूंगा इंपॉर्टेंस, इस दिन में ये वाले सब्जेक्ट को दूंगा इंपॉर्टेंस, इस दिन में ये वाले सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा, या ये वीक में सिर्फ इसको ही पढ़ने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये वाला वीक में सिर्फ इसको डेडिकेट करने वाला हूँ, इसके वाला कुछ को नहीं करने वाला हूँ. तो प्रॉपर प्लानिंग रखना पड़ेगा ना भैया, नहीं तो कैसे चलेगा. तो विदाउट प्लानिंग सब हौच पौच हो जाएगी चीज़ें. और ऐसा नहीं है कि जब मैंने RCC पढ़ाया था आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 महीने पहले मैंने आपको RCC पढ़ाया था, तब आपने RCC पढ़ा था. इस 2 महीने में कभी आपने RCC को टच भी नहीं किया. तो मैं वादा करता हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप RCC भूल चुके हो. मैं अभी बीच में से कोई फॉर्मूला आपसे उठा के पूछ लूँगा, आप नहीं बता पाओगे. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यदि पिछले 2 महीने में आपने RCC को टच भी नहीं किया है ना, तो आप भूल चुके हैं RCC. लिख के रख लो, आपको मैं कोई एक क्वेश्चन दूंगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. इट हैपन्स विथ एवरीवन.
तो आपको रेगुलर टच में रहना है आरसीसी के, आपको रेगुलर टच में रहना है ट्रांसपोर्टेशन के, आपको रेगुलर टच में रहना है एनवायरनमेंट के, आपको रेगुलर टच में रहना है अदर सब्जेक्ट्स के। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के टच में रहना है रेगुलर बेसिस पर। हर 2-3 दिन के अंदर आपको चीज़ों को टच करते हुए रहना है। किसी भी चीज़ को 1 महीने से ज़्यादा टाइम में यदि टच नहीं करते हो 1 महीने के अंदर, समझ लो उस पूरा नुकसान हो जाएगा आपका। वापस से फिर आपको नोट्स लेके पूरा पढ़ना पड़ेगा। और यदि बार बार उस सब्जेक्ट को आप टच करते रहे 2-3 4 दिन में आप उसको टच करते रहे, तो आपको एट द लास्ट मोमेंट हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे सिर्फ आप रिवीजन करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। ठीक है, रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मैं चैलेंज, ये भाई साहब लिख रहे हैं चैलेंज करने के लिए एक्सेप्ट रेडी। भाई मैं उन लोगों के लिए बोला जिन लोगों ने कभी 2 महीने में टच नहीं किया, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप तो महान व्यक्ति हो सर। सत्यभूषण पूछे सर नोट्स कैसे बनाना है, तो बेटा मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा वो वीडियो है ना एक, उसको आप जरूर देखना है ना, लास्ट 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का। उसमें मैं बकायदा बताया हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाना चाहिए, वो भी मैं पूरा बताया हूँ, है ना। ठीक है, तो उसको आप देखोगे आपको पूरी प्लानिंग समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। ठीक, तो आज के सेशन को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे की क्लास दिवाली के बाद करेंगे। तो आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, थोड़ा सा दिवाली को सेलिब्रेट करना ही है। दिवाली तो अपन शाम में मनाते हैं, अधिकतर सभी जगह पर दीपावली जो होती है वो शाम के 4 बजे बाद ही मनाया जाता है। सुबह के टाइम में तो ऐसा कोई मेजर फंक्शन नहीं होता है ना, कोई मेजर सेलिब्रेशन नहीं होता है जहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो बेटर है आप मॉर्निंग में पूरा पढ़ाई करिए, कम से कम दोपहर के 3 बजे तक आप अपना पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद 3 बजे के बाद से आप अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे ये तो 3-4 दिन तक चलते ही रहेगा ना। धनतेरस होता है, फिर वो रूप चौदस होती है, फिर दीपावली होती है, फिर वो भाई दूज आता है, तो ऐसा सब चलता रहता है। तो हर दिन कुछ ना कुछ है अभी 4-5 दिन तक। तो आप डेली मॉर्निंग में पढ़ाई कर लो और फिर इवनिंग में इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से मस्त टाइप से इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, खुश रहो और खुश रहने दो। ठीक है, अपने घर वालों को टेंशन मत दो, खुश रहने दो। से मेरा मतलब है कि फटाके वगैरह आप जलाते हो, कुछ जगहों पर तो फटाके बैन कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, कुछ जगहों पर बैन नहीं है, तो वहाँ पर यदि आप फटाके फोड़ते हैं तो थोड़ा सा संभल के फोड़ना। इसलिए मैं कहा कि खुश रहो, खुश रहने दो। तो आपके माता पिता को भी खुश रहने देना, संभाल कर फटाके फोड़ना, लिमिटेड फोड़ना, पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग भारत का भविष्य है, तो हमें थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर अपन न दें विरासत में, उनको एक अच्छा माहौल दिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिए। तो फटाके फोड़ना ज़रूरी है, फेस्टिवल है, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से और गेट एकेडमी की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।